बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और संस्कृत भाषा की शुरुआत हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से होती है और ये नया सब्जेक्ट है, नया विषय है। और किसी भी विषय को जानने के लिए उसका प्रारंभ छोटे छोटे वाक्यों से होता है, तो वाक्यों के साथ साथ व्याकरण का भी धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। तो इस पाठ की जो संस्कृत की कक्षा 6 की पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भाग, तो ये संस्कृत की पुस्तक है और इसका आज हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे। और इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इसमें जो है 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो उसमें जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो प्रथम पुरुष में अलग प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष में अलग और उत्तम पुरुष में अलग। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत में पहले पाठ के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों का, पुल्लिंग के वाक्यों का प्रयोग सीखेंगे। और इसमें अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में अ स्वर हो। ये कहने से तात्पर्य है जैसे कि राम, बालक, राम, अगर राम है शब्द तो इसमें म में अंत में म और अ स्वर मिलकर बनता है म, तो यहाँ पे अ स्वर है, इस म में अ स्वर है और इसीलिए इसे अकारांत, और अ राम शब्द के अंत में है, राम शब्द के अंत में है, इसीलिए इसे अकारांत कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम, राम शब्द पुल्लिंग है और अंत में अ स्वर होने से ये अकारांत कहलाता है। तो इसी तरह के अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें जो है पाठ का नाम है शब्द परिचय, यानी कि शब्दों का परिचय। तो इसमें छोटे छोटे वाक्य हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है और उसका उत्तर भी दिया गया है, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे पहले चित्र से। तो इसमें इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हमें मिलेगा और उसके साथ कर्ता और क्रिया, यहाँ पर क्रिया का भी प्रयोग है। और क्रिया जैसा कि जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, तो यहाँ पे अस्ति शब्द और बहुत सारी क्रियाएं भी हैं, तो उसके बारे में भी जैसे जैसे शब्द आएगा वैसे वैसे उसके बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों, आज के इस संस्कृत की पहली कक्षा में फिर से सभी का स्वागत है और इसका हम लोग शुभारंभ करेंगे मंगलम से। तो मंगलम यहाँ पर दिया हुआ है पाठ से पहले पेज पर, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं। तो इस संस्कृत भाषा को पढ़ने की शुरुआत हम लोग मंगलम से करेंगे। अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, विभुं नमामि सादरं, गुरुं नमामि सादरं, चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभूव्यथां, दधामि साधुताव्रतं, सृजामि कीर्ति सत्कथां, प्रभुं नमामि सादरं,
अहं नमामि मातरम्, अहं नमामि मातरं, गुरुं नमामि मातरम्, अहं नमामि मातरं, गुरुं नमामि सादरम्। तो ये इच्छाराम द्विवेदी प्रणव के द्वारा लिखा गया है और ये छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत ही सुंदर गीत है ये। तो इसके बाद हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा और उसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है ये बताया जाएगा। तो सबसे पहला चित्र जो यहाँ पर बना हुआ है वह है एक गिलास का, गिलास जिससे हम लोग पानी पीते हैं और उसे संस्कृत में कहते हैं चषकः। एषः कः, यहाँ पे पहला वाक्य लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एषः कः, यह क्या है। गिलास एक वस्तु है इसीलिए यहाँ पर कः का अर्थ क्या होगा। तो एषः कः, यह क्या है। यहाँ पर एषः का प्रयोग यह के लिए किया गया है। एषः, यह, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एषः का प्रयोग यह के अर्थ में होता है, पुल्लिंग के लिए इसे प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग के लिए एषा का प्रयोग किया जाता है, जब वो पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी आप लोग को जितना भी शब्द इसमें दिया है उसे समझना है, उसका अर्थ समझना है और उसका प्रयोग कैसे करना है ये जानना है। तो यहाँ पर एक गिलास का चित्र है और उसके माध्यम से यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है और छोटे छोटे वाक्यों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। एषः कः, एषः का अर्थ है यह, पास की वस्तु के लिए एषः का प्रयोग करते हैं। यह, जैसे हम लोग इंग्लिश में दिस यहाँ के लिए और दैट वहाँ के लिए, तो यह वह, तो उसी तरह से यहाँ पे प्रयोग करते हैं एषः का। एषः मतलब यह, क्योंकि गिलास जो है वो पास में है और पास की चीज़ों के लिए हम लोग एषः का प्रयोग करते हैं। तो एषः कः, यह कौन है, यह क्या है। एषः चषकः, एषः फिर से आया है और यहाँ पे चषकः, चषकः का अर्थ है गिलास। तो एषः मतलब यह और चषकः मतलब गिलास। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। यहाँ पे है के लिए अलग से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एषः चषकः का अर्थ है यह गिलास है के लिए एक वचन में अस्ति का प्रयोग किया जाता है। अस्ति का प्रयोग करते हैं एक वचन में है के लिए, एक वचन में। तो अस्ति का अर्थ होता है एक वचन के लिए, लेकिन यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं है। यहाँ पर इस वाक्य से ये अर्थ निकल रहा है एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम, किम का अर्थ है क्या। किम का अर्थ है क्या। क्या के लिए किम शब्द का प्रयोग करते हैं। किम मतलब क्या। एषः, एषः मतलब यह। यहाँ पे जितने भी एषः शब्द आए हैं सबका मतलब एक ही है, यह। ये पास के लिए प्रयोग किया जाता है, पास की चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए एषः का प्रयोग करते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। यह चषका यानी गिलास है। किम एषः बृहत्, किम, किम मतलब क्या, एषः मतलब यह, बृहत्, बृहत् का अर्थ है बड़ा। बृहत्,
बृहत्, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् मतलब बड़ा। और यहाँ पे अस्ति का प्रयोग नहीं है। वाक्य पूरा करने के लिए हम लोग है शब्द का प्रयोग करेंगे। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, नहीं, न मतलब नहीं। न का अर्थ है यहाँ पे नहीं। न का अर्थ हो गया नहीं। एषः लघुः, लघुः, लघु का अर्थ होता है छोटा। ये बृहत् का विलोम हो गया लघु। बृहत् मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो यहाँ पे ये शब्दों का ध्यान रखना है। एषः मतलब यह, चषकः गिलास, किम मतलब क्या, बृहत् बड़ा, न नहीं, लघु छोटा। तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। एक गिलास है इसलिए यहाँ पे चषकः का प्रयोग किया गया है। एक गिलास है और इसीलिए यहाँ पर जो है कह का प्रयोग किया गया है एक वचन में। जिस वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी वचन की होती है। तो यहाँ पर एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। यहाँ पर जो दो विसर्ग, जो दो बिंदु लगा है विसर्ग का, इसे ध्यान देना है। जैसे कि ये एषः में ये विसर्ग है, इसको जो है ये जो दो डॉट होता है, ये जो दो बिंदु लगाया जाता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे विसर्ग कहा जाता है। और इसमें जो है ह का उच्चारण होता है, हल्का ह का उच्चारण होता है और इसका उच्चारण सुनाई देना चाहिए जब भी शब्दों को पढ़ा जाए। जैसे कि पहले आप लोगों ने पहली पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा प्रातः, प्रातः। तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और इसका उच्चारण ह करते हैं हम लोग, हल्का ह का उच्चारण आता है प्रातः। एषः चषकः। तो संस्कृत के शब्दों को पढ़ने का ये एक तरीका होता है। जब भी हम शब्द पढ़ते हैं तो जिसमें विसर्ग लगा है उस पे हमें ज़्यादा समय देना है। चषकः, चषकः। तो क के साथ विसर्ग का उच्चारण भी हम लोग करेंगे चषकः। प्रातः, एषः। तो ह का उच्चारण मुंह से निकलना चाहिए और तभी हमें पता चलेगा कि ये हम विसर्ग का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये पहले चित्र पर आधारित वाक्य एषः कः, यह क्या है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः लघुः, यह छोटा है। एषः लघुः, लघु का अर्थ है छोटा। तो पहले चित्र के माध्यम से हम लोगों ने जो शब्दों को जाना, एषः मतलब यह और कः मतलब क्या, कौन भी होता है और क्या भी होता है। जब हम वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं और जब व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो कौन का प्रयोग करते हैं कि यह कौन है। अभी आगे भी वर्णन आएगा तो उसमें पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर कह का ही अर्थ हम लोग यहाँ पर कौन के अर्थ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिलास वस्तु है इसलिए हम लोग क्या का प्रयोग करेंगे। एषः, यह चषकः गिलास। किम क्या, बृहत् बड़ा, न नहीं, नहीं हम लोग नो बोलते हैं इंग्लिश में, न का अर्थ है यहाँ पे नहीं। लघु मतलब
छोटा। तो इतने शब्दों का अर्थ जान लेने से ये पहली जो 4 पंक्तियां हैं तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो एषः कः, फिर से इसका उच्चारण सभी ध्यान से सुनेंगे। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। तो ये वाक्य हो गए पुल्लिंग के एक वचन के, और एक वचन के लिए यह के लिए एषः का प्रयोग होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूर की चीज़ों के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आगे की पंक्तियाँ हैं उसको हम लोग सीखेंगे। सह कह, यहाँ पे सह कह, सह मतलब वह। यहाँ पे हम लोग अब अगले चित्र के अनुसार जो भी यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सह, सह का अर्थ होता है वह, और वह होता है पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग में चषकः कहा जाता है गिलास को, और यहाँ पे शौचिकः शब्द आया है। कह पहले भी आया था। कह का अर्थ यहाँ पर कौन है, और यहाँ पे एक आया है शौचिकः। शौचिकः का अर्थ है यहाँ पे दर्जी। शौचिकः का अर्थ यहाँ पे दर्जी है। और इसमें जो है सह कह, वह कौन है। तो पुल्लिंग में वह के लिए हम लोग सह का प्रयोग करते हैं वह, और कह का प्रयोग करते हैं कौन के लिए। और शौचिकः का अर्थ है दर्जी जो कपड़े सिलता है। तो यहाँ पे चित्र में एक व्यक्ति जो है कपड़े सिल रहा है, और दर्जी को टेलर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे सह कह पूछा जा रहा है वह कौन है, क्योंकि वो दूर है, दूर दिख रहा है, वो पास में नहीं है। पास में होता तो एषः का प्रयोग किया जाता, वह थोड़ी दूर पर है, इसलिए सह का प्रयोग करेंगे। सह मतलब वह। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। वह कौन है, वह दर्जी है। सह शौचिकः, शौचिकः किम करोति। शौचिकः किम मतलब क्या। पहले भी हम लोग किम का अर्थ देखे थे। किम मतलब क्या। यहाँ पे म के नीचे हलंत लगाने का अर्थ होता है कि ये आधा म है, इसमें कोई स्वर नहीं है। यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस म का उच्चारण हम लोग जल्दी से करेंगे। किम, किम, किम मतलब क्या। शौचिकः, शौचिकः शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देना है कि किस तरह से शब्दों को पढ़ा जा रहा है। सह वह, कह कौन, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। किम मतलब क्या, करोति, करोति मतलब कर रहा है। करोति, करोति का अर्थ है कर रहा है या करता है। कर रहा है या करता है। तो यहाँ पे करोति का अर्थ है कर रहा है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति। किम सह, किम मतलब क्या, सह मतलब वह। शब्द वही है, उसका अर्थ भी वही है। तो शब्द बार बार यहाँ पे
जो है वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वही शब्द फिर से आ रहा है, तो उसका अर्थ भी वही है। तो शौचिका किम करोति, यहाँ पे करोति शब्द आया है और करोति शब्द बना है क्री धातु से। ये बना है क्री धातु से, क्री धातु से करोति बना है और क्री का अर्थ होता है करना। तो अलग अलग पुरुष में, अलग अलग धातु में अलग अलग शब्द बनते हैं, वो बताया जाएगा। जैसे जैसे वाक्य आएंगे वैसे वैसे उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक वचन में करोति, क्योंकि शौचिकः एक वचन है, एक दर्जी है, इसीलिए वो एक वचन का वाक्य है। तो शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, शौचिका किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। खेलति, क्या वह खेल रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न मतलब नहीं, न का अर्थ है नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, सह पहले भी आया है वह, और वस्त्रम, वस्त्रम कहते हैं कपड़े को, नपुंसक लिंग का शब्द है ये। वस्त्रम, वस्त्रम यानी कपड़ा। सीव्यति, सीव्यति का अर्थ है सिल रहा है। सीव्यति, सीव्यति कहते हैं सिल रहा है। क्या वह खेल रहा है। न मतलब नहीं, वह कपड़े सिलाई करता है, वह सिलाई कर रहा है। सिलाई कर रहा है या कपड़ा सिल रहा है, ये दोनों ही बोला जा सकता है। तो यहाँ पर खेलति शब्द जो है वो खेल धातु से बना है और एक वचन में खेलति होता है। तो यहाँ पर एक वचन का ही वाक्य है, क्योंकि दर्जी यहाँ पर एक वचन का करता है, तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग हो रही है। करोति, खेलति, सीव्यति, तो इसका अंतिम उच्चारण एक जैसा है। करोति, खेलति, सीव्यति, तो ये एक वचन का है और इसमें ये कहा गया है कि सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक वचन में पुल्लिंग के एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके बाद हम लोग तीसरा चित्र देखेंगे। तो अभी तक जो ऊपर के दोनों चित्रों के बारे में हम लोगों ने जाना, तो वो एक वचन के थे और एक में पास की वस्तु के लिए एषः का प्रयोग किया गया था और दूसरे में दूर के लिए सह का प्रयोग किया गया था। तो दूर में स्थित व्यक्ति चाहे वस्तु हो, उसके लिए जो है सह का प्रयोग किया गया है और पास की चीज़ों के लिए एषः का प्रयोग करते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा चित्र देखेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे एषः, तो एषः एक वचन में प्रयोग हुआ था। अब हम लोग तीसरा यहाँ पे चित्र देखेंगे। एक वचन के लिए एषः का प्रयोग था पास की वस्तु के लिए
और द्विवचन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो द्विवचन में यहाँ पे एतौ का प्रयोग है। एतौ, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा यह, और यहाँ पे ये दोनों, यह और ये दोनों। तो यहाँ पर दो कुत्ते का चित्र बना हुआ है, तो इसलिए ये द्विवचन का प्रयोग है। एक वचन का प्रयोग किसी एक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, और जब वस्तु या व्यक्ति दो की संख्या में होते हैं तो उसमें द्विवचन का प्रयोग करते हैं। तो द्विवचन का प्रयोग जो है वो यहाँ पे दो के लिए किया जाता है, और जब दो से अधिक, दो, तीन या तीन से अधिक होते हैं तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग चित्र देख रहे हैं कि इसमें दो कुत्ते हैं और दोनों जो है भौंक रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है एतौ कौ। जब एषः था तो एषः के साथ कः का प्रयोग हुआ था। एषः के साथ कः का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, तो द्विवचन में यहाँ पे एतौ, ये दोनों, तो यहाँ पे द्विवचन में कौ हो जाएगा। एक वचन में कः, ये दोनों कौन, यह कौन है, और द्विवचन में कौ हो जाएगा, ये दोनों कौन है। तो यहाँ पे कौ, द्विवचन में कौ हो जाएगा। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ मतलब ये दोनों, और कौ का अर्थ है कौन। तो ये दो की संख्या में आएगा कौ का प्रयोग, और एक की संख्या के लिए आएगा कः का प्रयोग। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ, शुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते। यहाँ पे दो कुत्ते। अस्तः मतलब हैं। अस्तः, अस्तः का प्रयोग होता है द्विवचन में। द्विवचन में है के लिए अस्तः का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग है लिखते हैं क्योंकि हिंदी में जो है वो दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन नहीं होता है, तो एक से ज़्यादा की संख्या के लिए हम लोग है का प्रयोग करते हैं, और एक वचन के लिए है का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्तः का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे स आधा स है, इसीलिए उच्चारण करते समय जो है कभी कभी हल्का सा अस्वर का उच्चारण सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे स को थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास करना चाहिए। स्तः, स्तः है, यहाँ पे दो के लिए स्तः का प्रयोग किया गया है। इससे पहले अस्ति का प्रयोग है के लिए होता है एक वचन में, जो पहले के वाक्यों में नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर है के लिए स्तः का प्रयोग हुआ है, और ये द्विवचन के लिए है, और एक वचन के लिए अस्ति का प्रयोग करते हैं। अस्ति, अस्ति कहते हैं है को, ये एक वचन में प्रयोग होता है। जब एक वचन में हमें है लिखना होगा तो हम लोग अस्ति लिखेंगे, द्विवचन में अस्तः लिखेंगे। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए अस्तः का प्रयोग है। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम का प्रयोग पहले भी आया था। किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ है क्या, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। किम एतौ, एतौ का प्रयोग फिर से आया है। ये दोनों, ये दोनों यहाँ दोनों कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों, गर्जतः मतलब भौंक रहे हैं, गरज रहे हैं। गर्जतः मतलब गरज रहे हैं। न, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, यहाँ पे गर्जतः पद आया है। क्या ये गरजते हैं, जैसे शेर गरजता है। क्या ये दोनों गरजते हैं, यानी कि दहाड़ते हैं।
किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न मतलब नहीं, न का अर्थ होता है नहीं। नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, एतौ फिर से आया है ये दोनों। उच्चैः मतलब जोर से, ऊंची आवाज़ में। उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, ऊंची आवाज़ में। उच्चैः। तेज आवाज़ में उसको कहते हैं उच्चैः, जोर से। बुक्कतः, बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं। बुक्कतः का अर्थ होता है भौंकना। बुक्कतः, बुक्कतः का अर्थ है भौंकते हैं, गरजते नहीं हैं, भौंकते हैं। तो यहाँ पर एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, गरजते हैं। न मतलब नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है द्विवचन का, और इसमें जो है हम लोग दो कुत्तों के बारे में जिनको शुनकौ कहा जाता है। तो शुनकौ गर्जतः, दो कुत्ते गरज रहे हैं। और इसमें जो है बुक्कतः भौंकते हैं, और अस्तः का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है। और एतौ का प्रयोग हुआ है द्विवचन के लिए। एषः एतौ, एक वचन द्विवचन। तो आज के संस्कृत के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चे इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे और शब्दार्थ को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।